भाई मैं एक मेले पे गया था और वहाँ पे बैठे पंडित जी। तो उनने मेरे को बुलाया, कह रहे बच्चा इधर आ। मैं कहा हाँ जी पंडित जी। कह रहे हाथ दिखा। मैंने दिखाया। कह रहे बच्चा तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, तो देश विदेश की यात्रा करेगा, तेरे पास घर गाड़ी बंगला बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, तेरे धनराशि में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मैं कहा जी पंडित जी। कह रहे बच्चा। मैं कहा जी पंडित जी। कह रहे दक्षिणा रख दे अब। मैं कहा यार ये बाबा बनने में तो बहुत स्कोप है कि बुलाओ सामने वाले को, उसको कुछ भी बता दो उसके भविष्य के बारे में। आपको अता नहीं पता नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं करता है, कौन, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, भविष्य के बारे में बता दो। कल को हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं, और पैसे ले लो। मुझे लगा इतना स्कोप वाला काम तो मेरे को भी करना है। अब खाली बाबा बनने के बाद ही स्कोप क्यों हो रहा है ना, सीए बनने के बाद भी होना चाहिए। तो फिर हमने सोचा, सीए वालों ने मंडली बिठाई और हमने सोचा कि भाई हम भी, स्कोप तो हमको भी चाहिए, हम भी ऐसा कुछ काम करेंगे। तो हमने काम करना शुरू किया, हमने अश्योरेंस देना शुरू किया भविष्य के ऊपर। उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं SAE 3400। हम रिवाइज करने वाले हैं SAE 3400, जो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। क्या होती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऐसी चीज जो अब तक हुई ही नहीं, जो कल को होगी या नहीं होगी हमें पता भी नहीं, लेकिन हम अपने अंदाजे मारे कि बच्चा तेरे पास बहुत गाड़ियां होंगी, तेरी कंपनी की टर्नओवर करोड़ों में जाएगी, तेरी कंपनी की ग्रोथ छप्पड़ फाड़ देगी। ये सारी बातें आती हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर किसी को बनानी हो, कल के लिए कुछ कुछ चीजें बतानी हो, तो वो कैसे बताएगा? अंदाजे लेगा, एस्टिमेट लगाएगा, अजम्पशंस लेगा, है ना। तो अब अजम्पशंस लेंगे, पर अजम्पशंस भी दो तरह की हो सकती हैं। एक तो समझदारी से ली गई अजम्पशंस। अब हमारी चिंकी है, चिंकी ने क्या किया, उसको ड्रेसेस का बहुत शौक है, सजने संवरने का बहुत शौक है, गेट रेडी विद मी की रील्स बनाती है। तो उसने सोचा कि सारी दुनिया मेरे को देखती है, मेरे कपड़े खरीदना चाहती है, तो मैं क्यों ना एक कपड़े का ब्रांड शुरू करूँ। चिंकी ने कपड़े बेचने शुरू किए और उसका ब्रांड धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। चिंकी को लगा कि यार पैसे की जरूरत पड़ रही है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, कहाँ जाए। चिंकी चली गई शार्क टैंक में। अब शार्क टैंक में चिंकी गई है और उनको बता रही है कि सर ये मेरे पिछले साल के फाइनेंशियल्स, ये मेरी प्रोडक्ट रेंज, ऐसे कलरफुल कलरफुल प्रोडक्ट्स हैं, कोई रखता भी नहीं है, सारी लड़कियां प्रिंसेस रखती हैं, ये वो। चिंकी ने आधा घंटा माथा खाया और फिर कह रही है कि सर आप मुझे ना फंडिंग दे दो। उन्होंने कहा कि चलो तुमने बता दिया कि पिछले साल 1 करोड़ था, उससे पिछले साल 50 लाख था, उससे पिछले साल 30 लाख था, ग्रोथ तुमने बता दी, अगले साल क्या करने का इरादा है? चिंकी ने कहा कि सर अगले साल आप मेरे को फंडिंग दोगे ना तो 15% से तो मेरी कंपनी बढ़ ही जाएगी। शार्क्स ने कहा ठीक है। तो चिंकी को उन्होंने फंडिंग दे दी कि 15% से इसकी कंपनी अगले साल बढ़ेगी, और चिंकी पैसे लेके वापस आ गई। यही चीज घर पे बैठा चिंटू भी देख रहा था। उसने कहा कि चिंकी ने तो कुछ करा भी नहीं, चिंकी ने तो ये बताया कि कल को मेरी ग्रोथ 15% हो जाएगी और उसको कल के बदले पैसा मिल गया, अभी तो उसका माल बिका ही नहीं। तो चिंटू ने कहा कि मेरे भी बहुत सपने हैं, मेरे भी सपने हैं, और मेरे तो सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो चिंटू भी गया शार्क टैंक पे अपना बिजनेस लेके। क्या बिजनेस था? बुर्गर का बिजनेस था उसका। चिंटू भी गया, सुनाने लगा, शार्क्स को टेस्ट कराया उसने कि खाओ बर्गर खाओ, बर्गर खाओ। सब शार्क्स ने खाया। फिर बताना चालू किया उसने, कह रहा सर कल मेरी हुई थी 300 की सेल, उससे पहले दिन हुई थी 600 की सेल, उससे पहले दिन हुई थी 800 की सेल। तो सेल तो चल रही है तुम्हारे भाई की बढ़िया, एक एक दिन की, कभी कभी तो सर 1000 की हो जाती है, तो आपको खरीद लूँगा कुछ दिनों में। तो बात ऐसी है, लेकिन स्टिल मेरे को भी फंडिंग चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा भाई क्या विजन है तेरा? कह रहा तो मैं ये सोचता हूँ कि अगले 2 साल में मेरी बर्गर की रेडी की इतनी फ्रेंचाइजियाँ होंगी, इतनी फ्रेंचाइजी होंगी कि पूरे देश में सिर्फ मेरे ही बर्गर बिकेंगे। शार्क टैंक वाले कह रहे कैसे? कह रहे सर मैं बता रहा हूँ ना, मेरा विजन इतना बड़ा है, मेरे सपने इतने बड़े हैं, मैं पंडित जी को हाथ दिखा के आऊँ, वो कह रहे हैं कि तेरी बर्गर की रेडियां होंगी, पर भाई तेरे बर्गर तो 500 1000 के बिक रहे हैं। पर सर मैं कह रहा हूं कि बिक जाएंगी, आप चिंता मत करो, ट्रस्ट मी ब्रो। भाई पे भरोसा नहीं तुमको? अब चिंटू क्या करने की कोशिश कर रहा है? कुछ भी फालतू की अजम्पशंस लिए जा रहा है कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम इतनी रेडियां खोल देंगे, इतनी फ्रेंचाइजी खोल देंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड चिंकी ने जब बताया कि सर ये मेरी सेल्स है, ये मेरी प्रोडक्ट रेंज है, ये मेरी ग्रोथ है, तो कौन सा एस्टिमेट ज़्यादा बेटर लगा तुम्हें? ये वाला उसके मुकाबले तो बेस्ट ही है। तो इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस। ऐसी अजम्पशंस जब हम सोचते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट
एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ये तो हो ही जाएगा। मैनेजमेंट अपने प्रोस्पेक्टिव कल आने वाले कल के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है उसको दो तरह की अजम्पशंस के बेसिस पे बना सकती है। एक है बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस। बेस्ट एस्टिमेट वो जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि भैया इतनी तो ग्रोथ हो ही जाएगी, इतनी तो सेल्स हो ही जाएगी। ये मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है और इसमें एडवर्स डेविएशन का कोई बहुत ज़्यादा रिस्क होता नहीं है कि मैनेजमेंट बोल रही है कि सर 15%, तो अराउंड हमें पता है कि भैया 15% हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से भी तो ये 10 से 12% 15% की रेंज में ग्रो कर ही रही है, तो अगले साल भी कर लेगी। तो इसमें डेविएशन का रिस्क नहीं होता और खासकर नीचे जाने वाला एडवर्स डेविएशन का रिस्क नहीं होता। ये कैसे बताई जाती है? मार्केट कंडीशंस के बेस पे बनाई जाती है, सीजन्स के बेस पे बनाई जाती है कि सर आइसक्रीम का सीजन आ रहा है तो इतनी तो सेल बढ़ ही जाएगी। कस्टमर के बाइंग पैटर्न के ऊपर बनाई जाती है। पूरा डेटा हम एकत्रित करते हैं और उसके बेस पे कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस। जैसे कि चिंकी एक्सपेक्ट्स हर क्लोथिंग सेल टू इंक्रीज बाय 15%। इसको अगर आपको एक लाइन में हिंदी में समराइज करना हो तो ये है इतना तो हो ही जाएगा। ये वो वाली अजम्पशंस कि कल का हम बता जरूर रहे हैं लेकिन हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इतना तो हो ही जाएगा, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री भी है, कस्टमर के बाइंग पैटर्न भी है, मार्केट की कंडीशन भी है, हमारा एक्सपीरियंस भी है, तो इतना तो हो ही जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हाइपोथेटिकल, जो मैनेजमेंट को खुद भी नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, मैनेजमेंट अंधेरे में तीर मार रही है कि शायद हो ही जाए। मैनेजमेंट डज नॉट नेसेसरली एक्सपेक्ट्स इट टू टेक प्लेस। मैनेजमेंट चाह रही है कि हम एक नया फोन लॉन्च करेंगे और मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये फोन तो तबाही मचा देगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट को खुद भी नहीं पता, बस वो उम्मीद है उसकी कि काश ऐसा हो जाए। तो मैनेजमेंट डज नॉट नेसेसरली एक्सपेक्ट्स इट टू टेक प्लेस। दिस इज अ माइट हैपन सिनेरियो कि क्या पता हो जाए, है ना। एग्जाम्पल, 7 साल के कैश फ्लो प्रोजेक्शन आपने बना दी, जैसे वो होती नहीं है इंटरव्यू में टाइम पास करते हैं वो कि टेल मी वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। मेरा इंटरव्यू हो रहा तो मेरा मैनेजर, कंपनी का जो हायरिंग मैनेजर है, सेकंड राउंड में मेरे से पूछ रहा, फाइनल राउंड में, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। मैं कहा सर मैं जो भी सोचता हूँ होता तो है नहीं। तो इससे बढ़िया इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा मैं इंटरव्यू में, स्वैग देख रहे तुम भाई का, और उसने सिलेक्ट भी कर लिया मेरे को, मैंने कंपनी भी ज्वाइन करी इसके बाद। मैं कहा कल को जो होगा वो होगा, मैं इतना फालतू सोचता नहीं हूँ। मैं कहा सर आई हैव अ रटाया आंसर, बट जो भी मैं सोचता हूँ वो होता तो है नहीं, तो लेट इट भी। मेरे को नहीं पता कि कल को क्या होगा, कल को कहाँ जाऊँगा, और फिर मैं कंपनी छोड़ के आ गया। ठीक है, चल। तो ये माइट हैपन सिनेरियो कि क्या पता हो जाए, होगा कि नहीं होगा मैनेजमेंट को भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है कि भैया इतना तो हो ही जाएगा। ऑडिटर को, प्रैक्टिशनर को क्या चेक करना है, सीए को क्या चेक करना है? क्या तुमको हमने ज्योतिष विद्या सिखाई है? नहीं सिखाई। क्या हमने तुमको क्रिस्टल बॉल चलाना सिखाया है कि कल को क्या होगा? नहीं सिखाया। तो तुम बस ये चेक करोगे कि जो अजम्पशंस हैं वो अनरियलिस्टिक तो नहीं, जो अजम्पशंस हैं वो अनरीजनेबल तो नहीं, कि वो आदमी कह रहा है कि तोड़ देंगे, तबाही मचा देंगे, बहुत मेहनत करेंगे, खून पसीना एक कर देंगे। नहीं, आपको ये देखना है कि उसकी बातों के पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं। ठीक है जी, और कंसिस्टेंट तो है ना फॉर विद द पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी आपके assumptions ली जा रही हैं। एक बात बताओ मुझे, क्या हम यहां पर तसल्ली दे रहे हैं, रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है? क्या हम यहाँ पर ऑडिट कर रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पर हम ऑडिटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा अब पूरे चैप्टर में ना ऑडिटर 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 लिखा होगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल रहे कि कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी साइन कर सकता है और किसी और सीए से भी कराई जा सकती है। ठीक है, तो ही कैन बी ऑडिटर और ही कैन बी एनी अदर सीए। यहां पर हम ओपिनियन देंगे, ओपिनियन। रिव्यू में हम क्या देते थे? कंक्लूजन। यहां पर हम बहुत ज़्यादा तसल्ली नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स, कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ है ही नहीं।
हमारे पास तो बस उनकी अजम्पशंस है कि भैया इस अजम्पशन पे उसने सब कुछ बना दिया, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो दे नहीं सकते, हम ये तो कह नहीं सकते कि ये सब सही है, हमें तो पता ही नहीं है, हमारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, जो भी है उसकी अजम्पशंस है। तो हम एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं। हम ये बोलते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस में नथिंग नॉट की लैंग्वेज यूज करते हैं, नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस यूज करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि हमारी नजर में ऐसा तो कुछ नहीं आया है, ऐसा तो कुछ नहीं आया है जिससे हम बोलें कि अजम्पशंस रीजनेबल नहीं है, नथिंग नॉट की लैंग्वेज। ठीक है जी, तो इससे हमें पता चल जाता है कि भैया ये एक रीजनेबल नहीं, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है एज कंपेयर टू ऑडिट। दो तरह की अजम्पशंस होती हैं, बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल अजम्पशंस। क्या यहाँ पर हम ऑडिट कर रहे हैं? नहीं, लेकिन चेकिंग तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑडिट प्रोसीजर्स ना बोल के एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स बोलते हैं। फिर आईसीआई बोलता है स्ट्रिक्टली कि भैया कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ अपना नाम मत जोड़ लेना जो तुम्हें पता है कि भैया गलत है या जिसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर हम पहले ही मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे हैं, लोअर लेवल एज कंपेयर टू ऑडिट एश्योरेंस दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे विड्रॉ करने को तैयार ही रहते हैं भाई साहब। अगर कोई गलती आ गई तो हम सोचते हैं कि भैया छोड़ दो, फालतू में अपना नाम खराब होगा, डिग्री जाएगी। अगर हमारे पास लैक ऑफ एविडेंस है तो हम सोचते हैं छोड़ दो, फालतू में अपना नाम जाएगा, डिग्री खराब होगी, दफा हो जाओ यहाँ से। बात समझ में? ये थे कुछ बेसिक्स आपके। हमने कहा कि जब भी हम फ्यूचर के लिए कोई भी डेटा बनाते हैं तो हमें लेनी पड़ेगी अजम्पशंस। अजम्पशंस हो सकती हैं दो तरीके की, बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल। बेस्ट एस्टिमेट का मतलब मैनेजमेंट सोच रही है कि साहब इतना तो हो ही जाएगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मार्केट कंडीशंस के बेस पे। हाइपोथेटिकल में मैनेजमेंट भी तुक्के मार रही है कि सर ये हो सकता है, वो हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, ना मैनेजमेंट को कंफर्म है ना हमें कंफर्म है। ठीक है जी, हम एज अ सीए क्रिस्टल बॉल चला नहीं सकते, हम बस ये देख सकते हैं नॉट अनरीजनेबल, यानी कि जो अजम्पशंस हैं वो कहीं अनरीजनेबल या अनरियलिस्टिक तो नहीं। और फिर कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि जब भी आप SAE स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ जहाँ ऑडिटर लिखा आएगा उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही हो। यहाँ पर हम ओपिनियन देंगे, नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस देंगे। दो तरह की अजम्पशंस हैं, एग्जामिनेशन प्रोसीजर बोलेंगे इन प्लेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड हर केस में जहाँ पर भी गलती है, एविडेंस नहीं है, हम विड्रॉ करने के लिए तैयार ही बैठे, क्योंकि हमें अपना नाम खराब नहीं करना। ठीक है जी, आओ जरा। ये बोलता है SAE स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3400, SAE 3400 द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि दो चीज़ों पे बेस्ड हो सकती है, बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस पे और हाइपोथेटिकल अजम्पशंस पे। जितना समझने का था समझा चुका मैं तुम्हें, अब तुम चैंपियन बन चुके हो। अब तुम देखो बस पढ़ते जाओ और 15 मिनट से पहले पहले हम ये आराम से फिनिश कर लेंगे। फिर ये बोलता है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही परफॉर्म करे, कोई भी सीए कर सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी कर सकता है। ठीक है जी, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है अजम्पशंस अबाउट इवेंट्स दैट मे अकर इन द फ्यूचर, जो हो सकता है फ्यूचर में, एंड पॉसिबल एक्शंस बाय द एंटिटी, कि कल को ये हो जाएगा और हम ये कर देंगे। दिस इज हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर। इस आदमी के हिसाब से कल को कुछ और हो सकता है, उस आदमी के हिसाब से कल को कुछ और हो सकता है, और जब एक्चुअल कल आएगा तो पता चला कुछ और ही हो गया, है ना। दिस इज हाईली सब्जेक्टिव। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन और फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या होता है सर? फोरकास्ट का मतलब है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी हैं, अजम्पशंस जो ऐसे एक्शंस हैं जो मैनेजमेंट को लगता है कि हम लेने ही वाले हैं, यानी कि बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस की ये तो हो ही जाएगा। उसके बेस पे जब हम शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लंबा फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मार्केट की कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, एकदम से कोविड आ गया, एकदम से जियो आ गया, तो बाकी कंपनी ने क्या सोचा था, एकदम से सैमसंग आ गया तो नोकिया आउट ऑफ बिजनेस हो गई, जो ग्लोबल जाइंट था, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी थी, वो आउट ऑफ बिजनेस हो गई। तो बहुत ज़्यादा दूर का हम सोच नहीं सकते, इसीलिए हम छोटे टाइम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं बेस्ट एस्टिमेट पे, तो उसको बोलते हैं फोरकास्ट की। हाँ चलो ठीक है, हम 10 साल का तो नहीं, लेकिन 10 महीने का तो सोच सकते हैं। इतनी जल्दी तो इतना कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, 10 महीने तो चीज़ें चल सकती हैं,
तो वहां का हम बनाते हैं फोरकास्ट बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस लेके। यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा प्रोविजन नहीं होता, रिस्क ऑफ एडवर्स ओपिनियन नहीं होता कि यार 5% सोचा है 15% सोचा है तो उतना तो हो ही जाएगा, गलत नहीं होगा वो हमारा। प्रोजेक्शन इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल असम्पशंस कि अगले 5 साल अगले 7 साल में ये कर देंगे और ऐसा हो जाएगा। अबाउट फ्यूचर इवेंट्स एंड मैनेजमेंट एक्शन विच आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि भैया वो होगा ही होगा, हो सकता है वाली बात है ना। व्हेन एंटिटीज आर इन अ स्टार्टअप फेज या फिर ऑपरेशंस चेंज करने वाली होती हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है तब बनाए जाते हैं यूजुअली प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन में बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल का मिक्स भी यूज़ किया जा सकता है कि कुछ चीज़ें सही अपने हिसाब से अंदाजे के हिसाब से प्रोजेक्शन बड़ी भी बनाई जा सकती है ना, कि पहले साल के लिए तो हमने बेस्ट एस्टिमेट यूज़ कर लिए, अगले 4 साल के लिए हमने हाइपोथेटिकल अजम्पशंस यूज़ कर लिए। एग्जाम्पल, नया प्रोडक्ट क्रिएट करते टाइम, प्लांट सेटअप करते टाइम और अगले 7 साल के कैश फ्लो के प्रोजेक्शंस हमने दे दिए। तो 7 साल इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, हमें नहीं पता कि कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसलिए वो इतना सही बैठता ही नहीं, इसलिए हम उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल केस सिनेरियो अज्यूम करके अजम्पशंस लेके हाइपोथेटिकल अजम्पशंस के बेस पे आपने वो बना दिया। फिर है स्कोप ऑफ SAE 3400। ये सिर्फ फिगर्स वाली इंफॉर्मेशन पे अप्लाई होता है, जनरल जो नरेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं, जो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस होता है उस पर नहीं लगता है। does not apply to general or narrative terms such as management discussion and analysis in annual report। प्लस एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि SC 200 से लेके SC 700 वाले जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो तो हम काम करते टाइम लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके अलावा SAE के रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। जिम्मेदारी किसकी है सर बनाने की? कौन बनाना चाहेगा फोरकास्ट प्रोजेक्शन? क्या ऑडिटर बनाना चाहेगा? एंटिटी बनाना चाहिए। उसी को या तो शार्क टैंक से फंडिंग उठानी है, उसी को या तो लोन लेना है, उसी को इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, तो एंटिटी ही बनाएगी। तो साहब जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने की। क्या क्या जिम्मेदारी है उसकी? आइडेंटिफाई करना क्या क्या अजम्पशंस उसको लेनी है, डिस्क्लोज करना सारी अजम्पशंस को, एक्सप्लेन करना कि हमने ये फोरकास्ट बनाया है, हमने ये प्रोजेक्शन बनाई है तो किस बेसिस पे बनाई है, क्या अजम्पशंस लेके बनाई है, हर एक चीज़ आपको अच्छे से डिस्क्लोज करके चलनी है। कह रहा है कि ऑडिटर का मतलब ये नहीं है कि हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोल रहे हैं, ऑडिटर अदर देन CA को भी हम बोल रहे हैं आप, ठीक है जी, अदर देन CA भी हो सकता है। फिर ये कह रहा है नेचर ऑफ अश्योरेंस रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट रिलेट्स टू एक्शंस नॉट येट अकर्ड, जो अभी हुए नहीं है और शायद कल को हो ही ना। और एविडेंस भी यहाँ पर फ्यूचर ओरिएंटेड ही होता है, हम भी बस इस अजम्पशन पे चल देते हैं कि भैया लग तो ये सही रहा है तो कल को हो ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? इसलिए हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओपिनियन मतलब रीजनेबल अश्योरेंस यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस एक्सप्रेस नहीं करते। क्या एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को जोड़ के देख सकता है, अपना नाम जोड़ सकता है? हालांकि सेकंड शेड्यूल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ते हैं, सेकंड शेड्यूल का क्लोज 3 हमें बोलता है कि एक CA इन प्रैक्टिस को गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा अगर वो अपना नाम लगाता है किसी भी एस्टिमेट ऑफ अर्निंग जो कि फ्यूचर में होने वाली है इस तरीके से कि सामने वाले को लगता है कि यार ये तो सही है, एक्यूरेट है कि कल को इतना ही होगा, तो हम गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट माने जाएंगे। तो सर पर इतनी देर से तो आप पढ़ा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ फर्क ये है कि भाई हम एक्यूरेसी के लिए वाउच नहीं कर रहे, हम जब लिखेंगे भी तो भी हम ये लिखेंगे कि इनकी अजम्पशंस अनरीजनेबल नहीं है, ठीक है जी। हम ये नहीं कहेंगे कि ये फिगर्स जो है ये सही है, कल को ये अमाउंट हो ही जाएगा, हम बस ये बोलेंगे कि जिस अजम्पशंस के बेसिस पे डेटा बनाया गया है वो अनरीजनेबल नहीं, ठीक है जी। फिर है above clauses does not preclude a CA from associating his name with prospective financial statement। कह रहा है एक तरफ तो CA एक्ट बोलता है कि एक्यूरेसी के साथ अगर आपने अपना नाम जोड़ा और ये बोला कि कल को ये फिगर हो सकती है, एक्यूरेसी वाउच करने की कोशिश की, तो यू विल बी डीम्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेकिन हमने इस चीज के लिए मना नहीं किया है कि अपना नाम प्रोस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ो ही मत, आप
प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन के प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फोरकास्ट को रिव्यू कर सकते हो। अगर उन सभी प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन में लिखा हो कि हमने किस सोर्स के बेस पे, क्या बेस लेके, क्या अजम्पशन लेके ये चीज़ बनाई है, ये इन्फॉर्मेशन बनाई है, और जब तक आप एक्यूरेसी के लिए वाउच नहीं कर रहे हो ना, जब तक आप ये नहीं बोल रहे हो कि भैया ये तो हो ही जाएगा, सही ही लिखा हुआ है, तब तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेम गोज फॉर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्यूरेसी के लिए वाउच नहीं करना है। सीए जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन कर रहा है, उसकी क्या ड्यूटी है? उसकी पहली ड्यूटी है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना नहीं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना। क्या ये एक ऑडिट है? नहीं, ये एक एग्जामिनेशन है ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे, ना कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या जिम्मेदारी हमारी? हमको ये देखना है कि जो भी बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन, जो भी हाइपोथेटिकल अजम्पशंस ली गई हैं, वो अनरीजनेबल नहीं है और कंसिस्टेंट है विद द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें देखना है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी हमने ली है अजम्पशंस, उसी के बेस पे बनाए गए हैं। पहला हमने देखा कि अजम्पशंस अनरीजनेबल नहीं है। दूसरा हमने देखा कि अजम्पशंस के बेस पे अगर हमने 10% बोला इंक्रीज, तो उसी के हिसाब से प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई गई है। प्लस हमें ये देखना है कि सारी अजम्पशंस को एडिक्वेटली डिस्क्लोज करा होना चाहिए, सामने वाले को बताया होना चाहिए कि भैया ये अजम्पशन लिया और ऐसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ देखोगे? आप देखोगे कि इस इंफॉर्मेशन का यूज कहाँ होगा। क्या ये इंफॉर्मेशन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? अगर एक कंपनी को लोन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि कंपनी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनवाएगी, आपसे रिव्यू कराएगी और बैंक वाले को दे देगी, बैंक वाला उसके बदले लोन दे देगा, है ना। कंपनी ने किस तरह की अजम्पशंस ली हैं, बेस्ट एस्टिमेट या हाइपोथेटिकल, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, क्या क्या बनाया है और कितने पीरियड के लिए बनाया है, अगले 1 साल, 2 साल, 10 साल, कितने टाइम के लिए बनाया है। ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए एंगेजमेंट या विड्रॉ कर लेना चाहिए अगर उसे लगता है कि अजम्पशंस अनरियलिस्टिक है। वो कह रहा है कि जी 500% बढ़ा देंगे, कैसे बढ़ा देंगे जी, हम बहुत मेहनत करेंगे। अरे तो वो तो अब भी कर रहा है, तू अगली बार क्या कर लेगा? तो अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है, अगर सीए को ऐसा लगता है कि भैया अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, तो उसको एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। या फिर उसको ऐसा लगता है कि इंटेंडेड यूज जो है इसका, उसके लिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही नहीं है। ऑडिटर देखेगा, समझेगा कि किस एक्सटेंट तक वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर सकता है। देखो होगा क्या कि एक ऑलरेडी बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, उसके ऊपर आप ग्रोथ लगाओगे 10%, 15%, 7%, है ना, और ये आ जाएगी आपकी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऑडिटर ये भी देखेगा कि पहले ये तो रिलायबल हो, अगर ये पुराने वाली इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी तब ही तो जाके प्रोस्पेक्टिव भी रिलायबल होगी। तो किस हद तक वो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई कर सकता है, वो ये भी देखेगा। हम देखेंगे कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाई गई है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट है और अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज का इस्तेमाल कर रही है। फिर कितनी डिटेल में हमें प्रोसीजर्स करने हैं, एनटीई कौन से कितनी डिटेल में, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है ऑन नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रीवियस एंगेजमेंट। अगर हमें लगता है कि पिछले साल हमने इसका काम किया था और सब कुछ सही ही था, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे ही थे, मैनेजमेंट अच्छी ही थी, अजम्पशंस फालतू नहीं लेती, तो इस बार के लिए हमारा काम कम हो जाएगा। अगर हमें लगता है कि मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है तो हमें अपना काम बढ़ाना पड़ेगा कि यार इन्हें जगह जगह गलतियां की होंगी, सही से नहीं लिया होगा, कुछ भी अजम्पशन ले ली होगी। अगर हमें लगता है कि मिस स्टेटमेंट का लाइक्लीहुड ज़्यादा है तो काम बढ़ाना पड़ेगा, एनटीई बढ़ाना पड़ेगा, नेचर अलग अलग तरीके के बढ़ाने पड़ेंगे। नेचर मतलब कौन सी तरह का प्रोसीजर आपको करना है। एक्सटेंट टू विच पीएफआई इज अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट्स जजमेंट, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मैनेजमेंट की जजमेंट का कितना बड़ा रोल है। अगर बहुत ज़्यादा जजमेंट इस्तेमाल हुई है तो आपको भी चेकिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि वो सारी जजमेंट्स रीजनेबल तो है ना। ठीक है जी। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एडिक्वेसी रिलायबिलिटी, कि जिस इंफॉर्मेशन के बेस पे
जिस इंफॉर्मेशन के बेस पे ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी है उसका क्या सोर्स है, क्या वो रिलायबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। एंटिटी का बिजनेस कितना स्टेबल है और एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस बिजनेस के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ। क्या ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कल को क्या हो जाए कुछ नहीं पता, या फिर ये इंडस्ट्री बहुत ही स्लो मूविंग है। अब कोका कोला है, कोका कोला पिछले 100 सालों से सेम तरीके की इंडस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक बनाती है, शुगर वाला पानी बनाती है और लोगों को बेच देती है। तो एक तो वो इंडस्ट्री होगी जो बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही सेम से चलने वाली इंडस्ट्री है। एक होगी टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री, है ना, कितनी सारी चीज़ें नई नई आती रहती है, कितनी सारी चीज़ें आउटडेटेड होती रहती है। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने प्रोसीजर्स करने हैं, क्या अजम्पशंस उनकी रीजनेबल है या नहीं। फिर एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ सीए आप देखोगे, असेस करोगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आप देखोगे कि कहीं प्रेजेंटेशन मिसलीडिंग तो नहीं, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज लगा रखी हैं वो क्लियरली डिस्क्लोज कर रखी हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे लगा रखी हैं। अगर कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ है तो आप उसका रीजन देखोगे और इफेक्ट देखोगे कि भैया प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए कि भैया इसको हमने ऐसे चेंज करा, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे लेके आए तो इसलिए लेके आए और इसका ये जगह पे इफेक्ट आ रहा है। फिर मैनेजमेंट ने कल के लिए इंफॉर्मेशन बनाते हुए कुछ अजम्पशंस ली होंगी, तो ऑडिटर को देखना है कि अजम्पशंस एडिक्वेटली डिस्क्लोज तो है ना। अगर अजम्पशंस आर सब्जेक्ट टू हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी और सेंसिटिविटी ऑफ रिजल्ट्स भी आप डिस्क्लोज करोगे कि भैया हमने ये अजम्पशंस ली हैं, हमने कहा है कि 20% ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन 20% नेगेटिव में भी जा सकता है अगर ये एक चीज़ नहीं हुई, तो दिस इज दैट हाईली सेंसिटिव। तो आप ये सारी चीज़ें भी डिस्क्लोज देखोगे कि मैनेजमेंट ने करी है कि नहीं करी। आप देखोगे कि जिस भी डेट को प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी है, अब देखो साहब आपने सब कुछ सही किया, लेकिन कल को बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ महामारी आ गई, कुछ भी हो गया, तो आपकी तो सारी assumption धरी की धरी रह जाएगी। तो एज अ सीए बस हम ये देखेंगे कि जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन बनी है, उस डेट पे assumptions अप्रोप्रिएट थी ना। अगर हमने जो भी पॉइंट्स लिए हैं एक रेंज में से, अब मैं कल को पूछूं कि भाई तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी कितनी सैलरी लगेगी, तुम कौन सी रैंक लेके आओगे, तो बच्चा क्या बोलता है, सिंगल डिजिट रैंक लेके आएंगे, 1 से 10 के बीच में लेके आएंगे, 1 से 9 के बीच में लेके आएंगे, है ना। मैं तुमसे पूछूं कितने की नौकरी लगेगी, 10-12 लाख की तो लग जाएगी सर, तो तुम हमेशा रेंज में बात करते हो, है ना। कल को कितनी टर्नओवर होगी, 15 से 20 करोड़ के बीच में हम सोच रहे हैं अगले साल की हमारी टर्नओवर हो जाएगी। तो रेंज आती है जब भी तुम सोचते हो, क्योंकि तुम कल का बता तो सकते नहीं एग्जैक्ट, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। तो ऑडिटर देखेगा, सीए देखेगा कि जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं रेंज में से, क्या वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं, क्या वो क्लियरली इंडिकेटेड हैं और मिसलीडिंग तो नहीं है, सही से दिखा रखे हैं कि नहीं, सही पॉइंट्स चूज करे हैं कि नहीं, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो हम ये लिखेंगे ना कि कल इस अगले साल हमारी 17 करोड़ हो जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये नहीं लिख सकते कि 15 से 20 करोड़ के बीच में होगी, एक फिगर लिखनी पड़ेगी। तो वो एक फिगर सही है कि नहीं, अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर है रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन। रिपोर्ट का फॉर्मेट है, देखो टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि हमने किस किस चीज़ का रिव्यू किया है, क्या क्या चीज़ हमने देखी है। रेफरेंस टू दी SAE, इसकी मेरे पास रिपोर्ट भी है, ज़रा मैं तुम्हें दिखा दूँ। तो ये देखो, टाइटल हो गया रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एड्रेसी, है ना। फिर वी हैव एग्जामिन्ड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑफ दिस एंटिटी, कि हमने रिलायंस की जयपुर ब्रांच का प्रोजेक्शन का एग्जामिनेशन करा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ PFI होगा। रेफरेंस टू दी SAE, कि हमने ये परफॉर्मेंस करी है एज पर SAE 3400। फिर ये कह रहा है रेफरेंस टू पर्पस और रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, these projections are prepared for this intended use and may not be appropriate for the purposes other than described above। तो हमने रेफरेंस दे दिया कि ये इसलिए बनाई गई है, किसी और को मत दीजिएगा, ये सिर्फ उन्हीं बैंक वालों के लिए है। स्टेटमेंट दैट एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स आर एविडेंस सपोर्टिंग assumptions अमाउंट अदर डिस्क्लोजर इन फोरकास्ट और प्रोजेक्शन, ये कह रहा है
ये कह रहा है कि हमने एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स किए हैं किस किस चीज़ों पे, हर उस एविडेंस पे जो अजम्पशंस को सपोर्ट कर रहा था। अगर मैनेजमेंट ने बोला कि भैया मेरी 20% से कंपनी ग्रो होगी या 120% से ग्रो होगी, तो मैनेजमेंट ने किसी एविडेंस के बेस पे बोला होगा, हमने उसका एग्जामिनेशन किया है। फिर हम एक ओपिनियन देंगे, नेगेटिव अश्योरेंस देंगे, नथिंग नॉट की लैंग्वेज की नथिंग हैज़ कम टू द प्रैक्टिशनर्स अटेंशन, nothing has come to the practitioner's attention which causes us to believe that assumptions do not provide a reasonable basis, nothing not की language। ठीक है जी। फिर हम अपनी ओपिनियन दे देंगे, हम उनको वार्निंग्स दे देंगे कि भैया हमने बता तो दिए हैं कि ये रिजल्ट्स, ये फिगर्स जो है ये सही है, रीजनेबल है, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। ये कह रहा है इन आवर ओपिनियन सब कुछ प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, even if events anticipated under the hypothetical assumptions described above, actual results still likely to be different from the projection। जो कल को होगा that is still likely to be different and events frequently do not occur as expected। तो हमने वार्निंग भी दे दी कि भैया इतना ज़्यादा भरोसा मत कर लेना कि ऐसा ही होगा, हम तो बस ये बता रहे हैं कि assumptions रीजनेबल है। फिर डेट प्लेस सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। ये कह रहा है हम अपनी रिपोर्ट में और क्या चीज़ें देंगे, हम बताएंगे कि अगर ऐसा कुछ हमारी नज़र में आया जिससे हमें लगे कि भैया रीजनेबल बेसिस नहीं है अजम्पशन का, हम अपनी ओपिनियन देंगे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अजम्पशंस के बेस पे प्रॉपरली बनाई हुई है कि नहीं, और हम बता देंगे कि एक्चुअल रिजल्ट्स डिफर कर सकते हैं। व्हेन PFI इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेंज स्टेट दैट नो अश्योरेंस कि एक्चुअल रिजल्ट रेंज के अंदर ही फॉल करेंगे। अगर हमने इन्फॉर्मेशन को एज अ रेंज भी बताया कि भैया अगले साल 15 से 20 करोड़ का, तो हम ये लिख देंगे कि भैया रेंज के अंदर ही फिगर आएगी, ऐसी भी कोई तसल्ली नहीं दे रहे, ऐसी भी कोई बात हम नहीं कर रहे, हम नहीं आपको गारंटी दे रहे कि रेंज के अंदर ही फॉल होगा। फिर इन केस ऑफ प्रोजेक्शन PFI हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर इंटेंडेड यूज, और रीडर्स को हम बता देंगे कि इस किसी और पर्पज के लिए इसको यूज मत करना। फिर साहब मॉडिफिकेशन और विड्रॉल, व्हेन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ PFI इज नॉट एडिक्वेट, अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो आप या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या एडवर्स ओपिनियन दोगे डिपेंडिंग ऑन द परवेसिवनेस, या फिर आप विड्रॉ कर दोगे कि भैया मेरे को खराब इन्फॉर्मेशन के साथ अपना नाम जोड़ना ही नहीं। अगर आपको लगता है कि assumptions do not provide a reasonable basis, तो अगेन आप या तो एडवर्स ओपिनियन दोगे या विड्रॉ कर लोगे। When examination is affected by condition that preclude application of one or more procedures considered necessary, अगर आपको कोई एक या दो या एक से ज्यादा प्रोसीजर्स करने से मना करा जाता है, प्रिक्लूड करा जाता है, तो आप क्या करोगे, आपको लगता है कि भैया प्रोसीजर करना जरूरी है और वो आपको मना कर दे रहे हैं, विड्रॉ कर लोगे, डिस्क्लेमर दे दोगे और डिस्क्राइब कर दोगे अपनी ओपिनियन, मतलब अपने रीजन, स्कोप ऑफ लिमिटेशन। या तो हट जाओगे भैया मैं नहीं करता, या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे कि भैया मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि ये फलानी स्कोप ऑफ लिमिटेशन ये फलानी लिमिटेशन मेरे स्कोप पे लगाई गई थी। बात समझ में आती है। ये है आपका छोटू सा ऐसे 3400। सर क्या ये नोट्स सफिशिएंट है? बिल्कुल पूरे सफिशिएंट है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ इनमें कवर्ड है। मेरे पास तुम मैसेज करते हो कि सर कैसे याद होगी, फाइनल का इतना बड़ा सिलेबस है, तो चिंता मत करो, इसीलिए ही ये नोट्स तुम्हारे लिए कंसाइज किए गए हैं। मैं सीए बन चुका हूँ, मेरे को अपने लिए नोट्स कंसाइज करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो ये तुम्हारे लिए ही किए गए हैं। तो मुझे ये पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है ना। तो अगर ये सही नहीं होता तो मैं इसको कंसाइज नहीं करता। दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आप इसको पढ़ो, पूरे नंबर आपके आए, कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। ठीक है जी, वीडियो कैसी लगी मुझे बता देना, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, और अगर यहाँ तक वीडियो को देख लो तो शेयर भी कर देना। मेरे को नहीं पता, यहाँ तक देखिए तो भाई करना पड़ेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स या तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक होगा, वहाँ से ले लो, या फिर CA विद चिराग करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से मिल जाएगा। मेरा फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप वाला, क्या नंबर है भाई मेरा, 9817664456। यहाँ पे तुम मुझे कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी, आई एम ऑलवेज हियर। ठीक है जी, चलो बाय बाय, लव यू ढेर सारा।